दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस को देखते हैं। वैसे आज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम की काम की हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो जो पहली न्यूज़ बनी हुई थी, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसी को शॉर्टकट में एनटीपीसी के नाम से जाना जाता है। तो द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट को कमीशन किया गया है और इसकी 25 मेगावाट है। और एक कहाँ स्थापित किया गया, यह स्थान यहाँ देखिएगा, आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, सिमहाद्री थर्मल स्टेशन पर इसे कमीशन किया गया है, जो कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह भारत का पहला सोलर प्रोजेक्ट है जो फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम, जिसे 2018 में भारत सरकार के द्वारा नोटिफाई किया गया था, इसके अंतर्गत फ्लेक्सिबिलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत इसे सेटअप किया गया है, स्थापित किया गया। और ये भारत का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट कौन सा है, तो आप इसका सिमहाद्री थर्मल स्टेशन का नाम बताइएगा, जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में कमीशन किया गया और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 25 मेगावाट की है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ न्यूज़ देखते हैं, इसमें कुछ काम का नहीं, लेकिन यहाँ पर दो बॉडी चर्चा में है, इसलिए हमने इसको कलेक्ट कर लिया है। यहाँ एक पूछा जा सकता कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक विभाग है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी आपसे पूछे तो हैदराबाद आंसर लगाइएगा। और दूसरा यहाँ पर एक और सेंटर इसमें दिया हुआ, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, कोशिका विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केंद्र, ये कहाँ, ये पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है, पुणे में। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहाँ है, तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे में है, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। इसमें दो और दो के दोनों के अंतर्गत आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो दो ये आपके दोनों ये सेंटर व इंस्टीट्यूट ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब आगे आते हैं, अगली जो ये एक्सरसाइज हुई है कोंकण, इसी को कोंकण एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। तो जो एक्सरसाइज कोंकण 2021 हेल्ड की गई, किनके बीच की गई, तो भारत व इंग्लैंड के बीच हुई है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सरसाइज कोंकण 2021 किनके बीच होती है या किनके बीच हुई, तो भारत व यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड के बीच इसका आयोजन किया गया। और इसमें भारत का जहाज कौन, INS ताबर, यहाँ आपको दिख रहा होगा INS ताबर, व जो ब्रिटेन का जहाज था शिप, उसका नाम था HMS वेस्टमिंस्टर, और इंडिया का INS ताबर व इंग्लैंड का HMS वेस्टमिंस्टर, ये इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये एक्सरसाइज इंग्लिश चैनल के पास इसका आयोजन किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि ये कोंकण एक्सरसाइज से दोनों नेवी के बीच एक्सरसाइज होती है। इससे दोनों देशों की नेवी जो है उसके बीच जो रिलेशन है, कोऑपरेशन है, वो और ज़्यादा बूस्ट होगा, मजबूत होगा। इसके अलावा यहाँ ये न्यूज़ आपके लिए, यहाँ से हिस्ट्री के कुछ फैक्ट फिगर आपके काम के थे, तो हमने इसको कलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने हम्पी का दौरा किया है।
हम्पी जो कि कर्नाटक में है, और हम्पी जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। तो दो चीज़ें आपकी समझ में आई। तो यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य रहा है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो यहाँ देखिए ये क्या क्या चर्चा की गई है। तो आपको जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आप देखोगे तो संगम वंश, और संगम वंश के बाद फिर कौन आता है, सालू वंश आता है, संगम सालू, और सालू के बाद फिर कौन आता है, तुलु वंश आता है, और तुलु वंश के बाद फिर कौन आता है, अरबेटू वंश। ये आपका विजयनगर साम्राज्य होता है। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की जाती है, और 1336 से लेकर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1336 से लेकर 1485 तक संगम वंश रहता है, 1485 से 1505 तक सालू वंश रहता है, और 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक अराबिडू वंश रहता है, तुलु वंश रहता है। संगम, सालू, फिर तुलु, 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक तुलु वंश होता है। इसी तुलु वंश का सबसे प्रतापी जो शासक होता है वो कृष्णदेव राय होता है, जो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक का शासन करेगा, और उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया हुआ। उसके बाद 1570 ईस्वी के बाद अराबिडू वंश की शुरुआत होती है। तो यहाँ उसी की विजयनगर साम्राज्य में जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी गए तो उन्होंने कुछ चर्चा की है। उन बीच से हमने जो एग्जाम के लिए फैक्ट फिगर काम का है उसका कलेक्शन किया है। यहाँ आप रीड करिए, विजयनगर एम्पायर व्हिच वाज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स हरिहर राय प्रथम एंड बुक्का राय प्रथम। हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे, हरिहर राय प्रथम व बुक्का राय प्रथम के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब, यहाँ देखो लिखा 1336 ईस्वी में की गई थी। और ये पूछा गया, आईएएस में पूछा जा चुका, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किनके बीच था, तो कृष्णा। अगर यहाँ मानचित्र बनाएं तो आप देखोगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा के बाद आपका कौन अगली नदी आएगी, तुंगभद्रा। तो इनके बीच जो ये क्षेत्र स्थित था, इसी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। तो नदियाँ पूछे तो ये कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के बीच विस्तार था। कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के बीच इसका क्या था, विस्तार था। किसका, विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर राय प्रथम तथा बुक्का राय प्रथम के द्वारा 1336 ईस्वी में कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच की गई थी। और ये साम्राज्य पावरफुल कब बनेगा, तो तुलु वंश के अंतर्गत कृष्णदेव राय जब शासक बनेगा, राजा बनेगा, और ये 1509 से लेकर 1529 तक का जो काल है वो किसका है, कृष्णदेव राय का। तो इसके अंतर्गत यानी विजयनगर साम्राज्य ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, और विजयनगर साम्राज्य का यानी जो साम्राज्य होगा उसके अंतर्गत म्यूजिक, संगीत, डांस, नृत्य, लिटरेचर, साहित्य, पेंटिंग, चित्रकला, मूर्तिकला एंड आर्किटेक्चर और स्थापत्य कला, ये सब नई ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। और यह जो आसपास का अन्य शासक थे उन पे एक अमिट छाप छोड़ने का काम करेंगे। और इसके अंतर्गत जो तेलुगु लिटरेचर है, तेलुगु लिटरेचर भी अच्छे से पल्लवित पुष्पित होगा, और विजयनगर जो मोस्ट रिनाउंड मेट्रोपोलिस ऑफ मिडिवल इंडिया का बन जाएगा। तो ये आपका, उसके बाद कृष्णदेव राय क्या, तो यहाँ जो कृष्णदेव राय रहे हैं ये खुद एक महान लिटरेचर किंग थे, जिन्होंने महाकाव्य तेलुगु भाषा में एपिक महाकाव्य लिखा। उसी को किस नाम से बोलते हैं, अमुक्तमाल्यद के नाम से जाना जाता। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय से स्पेशल अलग से क्वेश्चन आईएएस मेंस में पूछा जा चुका है। तो अगर आपको अंदाजा होता, कुछ रचनाएं इनकी पता होती तो वहाँ हैंडल कर सकते। तो इसमें आप यहाँ से क्वेश्चन प्री मेंस दोनों में विजयनगर साम्राज्य का बनता है। तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद नामक
महाकाव्य तेलुगु भाषा में लिखा था और इसमें अंडाल के एक्सपीरियंस को दर्शाया गया है। और इसमें जो ये किसको समर्पित है तो लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी को ये क्या कहा गया, देवी लक्ष्मी के लिए समर्पित किया गया है। अब अन्य चीज़ों की बात करें तो कृष्णदेव राय के दरबार में अगर अन्य लिटरेचर की बात करें तो इनके दरबार में अनेक विद्वान व कवि रहते थे, जिनमें से अष्टदिग्गज, ये सब मीन्स में जो क्वेश्चन आया था उसमें लिखना था, अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते हैं, यानी 8 लिटरेरी टाइटन्स के नाम से जाने जाते हैं। और इनके नाम कौन कौन हैं, इन नाम को अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। अल्लाह सानी पेड्डाना, अल्लाह सानी पेड्डाना एक नाम है। पहला नाम क्या हो गया, अष्टदिग्गज में कौन कौन शामिल थे तो अल्लाह सानी पेड्डाना, और दूसरा है नंदी थिम्माना, नंदी थिम्माना। पहला नाम हमने क्या बताया, 2-3 बार बोलोगे, इसको जरूर अपने मन में बोलिएगा तभी याद होगा, नहीं याद नहीं होगा। पहला नाम हमने क्या बताया, अल्लाह सानी पेड्डाना, और दूसरा नंदी थिम्माना, और तीसरा नाम है मदयगिरी मल्लाना, मदयगिरी मल्लाना, और चौथा नाम है धुर जाति अयाला राजो, अय्याला राजो, अय्याला राजो, धुर जाति, ये चौथा नाम हो गया। अगला नाम है आयाला राजो, आयाला राजो रामाम भाद्रुदु, इसको अपने आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, रमाम भाद्रुदु, भाद्रुदु अय्याला राजू। आप केवल इतना नाम याद रखोगे तब भी चल जाएगा। तो अल्लाह सानी पेड्डाना, नंदी थिम्माना, मदयगिरी मल्लाना, धुर जाति। अगला नाम है अय्याला राजू रामाम भाद्रुदु, रमाम भाद्रुदु, और उसके बाद पिंगाली सूरन, पिंगाली सूरन। अगला नाम ये पिंगाली सूरन, और पिंगाली सूरन के बाद है रामा राज भूषण भूषणंदु, इसको आप प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, रामा राजा भूषानुदु, रामा राजा भूषानुदु। और सबसे लास्ट नाम है तेनाली रामकृष्ण, इनका नाम आपको ज़रूर पता होगा, तेनाली रामकृष्ण। तो ये अष्टदिग्गज थे, कौन कौन, अल्लाह सानी पेड्डाना, नंदी थिम्माना, मदयगिरी मल्लाना, धुर जाति, अय्याला राजू, रमाम भूद्रुदु, पिंगाली सूरन, उसके बाद रमा राजभूषानुदु एंड तेनाली रामकृष्ण। ये अष्टदिग्गज जो कि तेलुगु लिटरेचर व पोएट्री में अपना अपूर्व योगदान दिया। और फिर जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने अनेक मंदिर का भी निर्माण करवाया, जो कुछ इस प्रकार हैं, उसकी भी उपराष्ट्रपति जी ने चर्चा की है। उनमें से कौन कौन हैं तो यहाँ देखिए, विरूपाक्ष मंदिर, उसके बाद गरुड़ का जो श्राइन, इसे को स्टोन चैरियट के नाम से जाना जाता, गणेश इमेज, लक्ष्मी नरसिंह, उसके बाद विजय विट्ठल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विरूपाक्ष मंदिर, विजय विट्ठल, उसके बाद पुष्करणी भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लोटस महल जरूर याद रखिएगा, हजारा राम टेम्पल, ये आपके मेजर कम से कम आपको पता होना चाहिए। सीधे पूछ लेगा कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, हम्पी कर्नाटक में है, तो विरूपाक्ष मंदिर हो गया। उसके बाद विजय विट्ठल मंदिर, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद लोटस महल, हजारा राम महल, ये सब कहाँ हैं, ये सभी हम्पी कर्नाटक में हैं, जो कृष्णदेव राय के द्वारा निर्मित कराए गए थे। इसके अलावा गरुड़ का श्राइन, और उसके बाद गणेश इमेज, लक्ष्मी नरसिंह, उसके बाद बद विलंगा, ये सब कहाँ हैं, हम्पी में स्थित हैं। इनमें से जो विरूपाक्ष मंदिर है ये काफ़ी फेमस है। तो इसको हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज, देखो यहाँ लिखा आ गया कि हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा शामिल करने का प्रयास किया गया, और ये हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्तमान समय में शामिल है। तो ये रहा आज का डिस्कशन, जो आपकी एग्ज़ाम प्री व मेंस व इंटरव्यू तीनों स्तर पे ये सहायक साबित होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।